ब्रिटिश इंडिया की तारीख में सिविलियंस के खिलाफ हुकूमत बरतानिया की जानिब से सबसे बड़ा कत्लेआम जलियांवाला बाग में हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 में किया गया। इसको जलियांवाला बाग मास्कर और अमृतसर मास्कर भी कहा जाता है, जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हुई और 1000 लोग सीरियसली जख्मी हुए थे। इस कत्लेआम ने हिंदुस्तान में आज़ादी के परवानों को नया खून, वलवला और जज्बा दिया और अंग्रेज़ के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद में नई भर्ती और जवान खून फराहम किया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जलियांवाला बाग में असल में हुआ क्या था और इसकी वजूहात क्या थी, और फिर इस कत्लेआम के नतीजे में ब्रिटिश इंडिया पर क्या क्या असरात मुरतब हुए और हिंदुस्तान के लोगों में आज़ादी के नए जज्बे के बाद क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई। जलियांवाला बाग में होने वाले कत्लेआम की वजह थी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में बनाया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए था। हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान में ये एक्ट मुतारिफ कराया। रॉलेट एक्ट के मुताबिक अंग्रेज़ पुलिस और फौज किसी भी घर में बगैर नोटिस और वारंट के दाखिल हो सकती थी और घरों की तलाशी ली जा सकती थी, जिसका मकसद फ्रीडम फाइटर्स को खौफजदा करना और फ्रीडम फाइटर्स की गिरफ्तारियां करना था। इसी एक्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी, जहां पर फ्रीडम फाइटर्स को पेश किया जाता था और उनकी ज़मानतें नहीं ली जाती थी, और किसी भी अदालत में इस अदालत के किए हुए फैसले के खिलाफ चैलेंज नहीं किया जा सकता था। असल में रॉलेट एक्ट जंग अजीम के दौरान नाफज किया गया था। बरतानिया जंग अजीम अव्वल में शामिल था और इसकी तमाम तर तवज्जो जंग अजीम पर थी। ऐसे में कुछ हिंदुस्तान में आज़ादी के मतवाले ब्रिटिश इंडिया के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और ब्रिटिश फ़ौज और हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि वो दो महाज़ों पर एक ही वक्त में लड़े। लिहाजा ब्रिटिश हुकूमत ने रॉलेट एक्ट इंडिया पर लगा दिया, जिसका मकसद था फ्रीडम फाइटर्स को खौफजदा करना। इस एक्ट के मुताबिक पुलिस और फौज किसी भी घर में दाखिल हो सकती थी और किसी भी मशकूक शख्स को 2 साल के लिए उठाकर बंद किया जा सकता था। अगर किसी घर से आज़ादी के नारे बरामद हो जाते तो ये बहुत बड़ा जुर्म था और 2 साल के लिए उस शख्स को बंद कर दिया जा सकता था। जब पहली जंग अजीम तमाम हुई तो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने अंग्रेज़ हुकूमत को इस एक्ट को उठाने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत जानती थी कि हिंदुस्तान में आज़ादी का लावा पक रहा है, जो किसी भी वक्त आतिशफशां पहाड़ की तरह फट जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी राज को संभलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अंग्रेज़ हुकूमत जंग अजीम ख़त्म हो जाने के बावजूद रॉलेट एक्ट को उठाना नहीं चाहती थी, ताकि मुस्तकिल तौर पर आज़ादी के मतवालों को खौफजदा रखा जाए और हालात को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखा जाए। जब हिंदुस्तान की मुकामी लीडरशिप की तरफ से ब्रिटिश इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसका मकसद था कि हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट और जर्मन हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को ढूंढा जा सके, ताकि उसको बुनियाद बनाकर इस एक्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी मज़हब और रंगो नस्ल के लोग किसी इज्तिमा का इनकार नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि मेलों और मजहबी मुकामात पर इज्तिमात की भी पाबंदी आयद थी। हत्ता कि पुरअमन एहतजाज का हक भी हासिल नहीं था। हिंदुस्तान की वाइसराय की काउंसिल में हिंदुस्तान के मुकामी रहनुमाओं ने वाइसराय पर जब इस एक्ट को उठाने के लिए प्रेशर डाला तो वाइसराय ने इनकार कर दिया, जिस पर मुकामी रहनुमाओं ने इस्तीफ़े दे दिए, जिनमें सबसे बड़े नाम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, मज़हरुल हक, मदन मोहन मालवीय शामिल थे। जब ऐसा हुआ तो हिंदुस्तानियों के दिल में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मज़ीद नफ़रत बढ़ने लगी और इस ज़ालिमाना एक्ट के ख़िलाफ़ वो जद्दोजहद करने के लिए तैयार होने लगे। इसी एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए हिंदुस्तानियों ने पंजाब में ब्रिटिश इंडिया की बिल्डिंग्स पर पथराव किया, जिससे हालात मज़ीद कशीदा होते गए। हालात इतने कशीदा हुए कि पंजाब में मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया और मामलात फ़ौज के सुपुर्द कर दिए गए, ताकि आवाम के इस एक्ट के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए एहतजाज को सख्ती और ताकत के साथ कुचल दिया जाए। इसी बढ़ती हुई टेंशन के दौरान अंग्रेज़ हुकूमत ने मुकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ की, जिनमें 2 बड़े सियासी कदावर लीडर सैफुद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यापाल शामिल थे। सैफुद्दीन किचलो, जो कि मुस्लिम लीगी थे और मुसलमान थे, वो पंजाब में एक बड़े सियासी रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे, और इसी तरह डॉक्टर सत्यापाल भी फ्रीडम फाइटर और नेशनलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। जब अंग्रेज़ हुकूमत की जानिब से इन मुकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ की गईं तो अवाम में शदीद गम व गुस्सा दौड़ गया, जिसके बाद एहतजाज में इजाफा हुआ।
اور ان گرفتاریوں کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے کال دی گئی، جس کی جگہ تھی جلیانوالہ باغ۔ اتفاقاً جس دن احتجاج کے لیے کال دی گئی اسی دن وہاں سکھوں کا میلہ تھا، جسے بیساکھی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جلیانوالہ باغ سکھوں کی مشہور عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل سے 600 میٹر دور ایک باغ ہے۔ یہ 13 اپریل 1919 اتوار کا دن تھا جب جلیانوالہ باغ میں سکھوں کا بیساکھی کا میلہ تھا۔ سکھ خواتین، مرد اور بچے وہاں بیساکھی کے میلے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جبکہ کچھ لوگ وہاں پرامن احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یوں مسلمان، ہندو، سکھ اور ہندوستان کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جلیانوالہ باغ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ جو بیساکھی کے میلے میں آئے تھے اور کچھ لوگ جو احتجاج کے لیے آئے تھے، لیکن سب کے سب پرامن اور کسی کے پاس کوئی لاٹھی نہ کوئی ہتھیار تھا۔ جنرل ڈائر، جو اس وقت پنجاب میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، جس کا پورا نام بریگیڈیئر جنرل ریجنالڈ ڈائر تھا، اس کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ اپنے 200 فوجیوں کے ساتھ جلیانوالہ باغ میں پہنچا۔ جنرل ڈائر نے بغیر کوئی وارننگ دیے وہاں اپنی کمپنی کو فائر کھولنے کا حکم دیا۔ وہاں تمام سویلینز لوگ موجود تھے، جن میں بچے، عورتیں اور بزرگ بھی شامل تھے۔ جنرل ڈائر کے حکم سے کھلنے والے اوپن فائر سے وہاں سینکڑوں لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہاں اس دن 400 لوگ قتل کر دیے گئے اور 1000 لوگ گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ جنرل ڈائر کی کمپنی اس وقت تک نہتے لوگوں پر گولیاں برساتی رہی جب تک ان کے پاس ایمونیشن ختم نہ ہوا۔ اس دن 1650 راؤنڈ فائر کیے گئے، جو تمام کے تمام عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر فائر کیے گئے تھے۔ جلیانوالہ باغ میں ایک کنواں تھا، لوگوں نے وہاں چڑھ چڑھ کر اس کنویں میں چھلانگیں لگانا شروع کی تاکہ وہ گولیوں سے بچ سکیں، لیکن وہ کنویں میں گر گر کر ہلاک ہو گئے۔ اسے شہیدوں کے کنویں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برٹش انڈیا کی طاقت سے کچلنے والی اس پالیسی کا الٹا اثر پڑا۔ اس قتل عام نے پورے پنجاب میں ماحول کو کشیدہ کر دیا اور لاہور میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ جنرل ڈائر کے خلاف ہندوستان بھر میں احتجاج شروع ہوئے اور مقامی رہنماؤں نے جنرل ڈائر کا کورٹ مارشل کرنے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے تحریک چلائی، لیکن برٹش حکومت ڈٹی رہی اور جنرل ڈائر کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے گریز کیا۔ جنرل ڈائر کو بس اتنی سزا دی گئی کہ اسے ہندوستان کے لیے سروس کرنے سے منع کر دیا گیا اور اسے برٹش انڈیا کے دوسرے علاقوں میں تعینات کر دیا گیا۔ برطانیہ کے ہاؤس آف کامن نے جنرل ڈائر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے زور دیا، جبکہ ہاؤس آف لارڈز نے جنرل ڈائر کو اپریشیٹ کیا کہ اس نے برطانوی حکومت کے لیے کام کیا ہے۔ جلیانوالہ کے اس قتل عام نے ہر فریڈم فائٹر کے دل میں آگ لگا دی اور ہر برادری اور مذہب سے تعلق رکھنے والے نوجوان اس قتل عام کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جس دن جلیانوالہ میں یہ قتل عام کیا گیا اس دن وہاں ادھم سنگھ بھی اس ہجوم میں موجود تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ شاید قدرت کو اس کا بچنا اس لیے مقصود تھا کہ وہ ان معصوم لوگوں کے قتل عام کا بدلہ لے سکے۔ ادھم سنگھ کا پیدائشی نام شیر سنگھ کمبو تھا۔ وہ 26 دسمبر 1899 کو پٹیالہ کے علاقے سنام میں پیدا ہوا۔ اس کے والد تہال سنگھ کوئی 10 کلومیٹر دور سنگرور کے ایک ریلوے پھاٹک پر چوکیدار تھا۔ شیر سنگھ 2 سال کا تھا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ 5 سال بعد اس کا والد بھی دنیا سے کوچ کر گیا۔ پھر کسی نے 24 اکتوبر 1907 کو اسے اور اس کے بھائی کو خالصہ یتیم خانہ امرتسر میں داخل کرا دیا، جہاں شیر سنگھ کو ادھم سنگھ اور مکتا سنگھ کو سادھو سنگھ کے نام دیے گئے۔ 1917 میں ادھم سنگھ کا بھائی بھی فوت ہو گیا، جس کے بعد وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ 1918 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد ادھم سنگھ نے یتیم خانہ چھوڑ دیا۔ جلیانوالہ باغ کے سانحے کے دن ادھم سنگھ بھی وہیں موجود تھا۔ اس دردناک واقعے نے ادھم سنگھ کو انقلاب کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ بھگت سنگھ سے بہت متاثر تھا، اسے اپنا گرو مانتا تھا۔ وہ انقلابی شاعر رام پرساد بسمل کا بھی مداح تھا۔ ادھم سنگھ نے سوشلسٹ غدر پارٹی بھی جوائن کر لی تھی۔ ادھم سنگھ نے جلد ہی انڈیا چھوڑ دیا اور امریکہ چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر چھپا کر کچھ ریوالور لاتے ہوئے وہ پکڑا گیا اور 4 سال کے لیے اسے قید سنائی گئی۔ 1931 میں جب وہ رہا ہوا تو سنام چلا گیا، جہاں مقامی پولیس کی ہراساں کرنے پر ایک بار پھر امرتسر واپس آ گیا اور ایک سائن بورڈ پینٹر کے طور پر دکان کھول لی۔ ایک بار پھر اس نے انڈیا چھوڑا، لیکن اب کی بار اس کا انڈیا چھوڑنے کا مقصد جلیانوالہ باغ کا بدلہ لینا تھا۔ وہ انگلینڈ چلا گیا۔
वहाँ वो मौके की तलाश में रहा। लंबे इंतजार के बाद 13 मार्च 1940 को वो लम्हा आन पहुंचा। उस दिन 4:30 पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कैक्सटन हॉल में मीटिंग हो रही थी। उधम सिंह ने एक किताब के सफ़ों के दरमियान से काटकर उसमें रिवॉल्वर छुपाने की जगह बनाई और किताब उठाकर मीटिंग में जा पहुंचा। उधम सिंह ने जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग में कत्लेआम का जिम्मेदार था, उस पर 5 से 6 फायर किए। उधम सिंह ने जनरल डायर को कत्ल करने के बाद भागने की कोशिश नहीं की और ये कहता रहा कि उसने अपने मुल्क और कौम के लिए अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। यूं जलियांवाला बाग के कत्लेआम के 21 साल बाद उधम सिंह ने पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से इस कत्लेआम का बदला ले लिया था। 4 जून 1940 को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेली में जज के सामने उसका ट्रायल हुआ। इस दौरान ये मुकालमा हुआ, जज तुम्हारा नाम क्या है? उधम सिंह। राम मोहम्मद सिंह। जज ये कैसा नाम है? तेरा मजहब क्या है? उधम सिंह, हिंदुस्तान। जज हलफ किस पर उठाओगे? उधम सिंह, हीर वारिस शाह पर, जिसे सब पंजाबी पढ़ते हैं। उधम सिंह ने अदालत में अपने बयान में कहा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे जनरल डायर पर शदीद गुस्सा था और वो इसी का मुस्तहिक था। वो असल मुजरिम था और मेरे लोगों का हौसला ख़त्म करना चाहता था, सो मैंने उसे ख़त्म कर दिया। 21 साल से मैं बदला लेने की कोशिश में था और मैं खुश हूँ कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने वतन के लिए मर रहा हूँ। अंग्रेज़ों की हुकूमत में मैंने अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैं इसके खिलाफ एहतजाज करता हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा करम मुझ पर क्या हो सकता है कि मैं अपने वतन और अपने लोगों की खातिर जान दे रहा हूँ। बिलाखिर अदालत ने उसे सज़ाए मौत की सज़ा दे दी और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटनवाइल जेल लंदन में फांसी देकर जेल के अहाते में दफना दिया गया। याद रहे कि उधम सिंह के पासपोर्ट पर उसका नाम आज़ाद सिंह लिखा हुआ था। शेर सिंह, उधम सिंह, आज़ाद सिंह और राम मोहम्मद सिंह। आज़ाद की शहादत दरअसल एक नए आदमी का जन्म था जिसका नाम हिंदुस्तानियों ने शहीद आज़म रखा। कई साल तक शहीद आज़म उधम सिंह के जस्ते खाकी को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए तहरीक चलाई जाती रही। बिलाखिर कामयाबी हुई और जुलाई 1975 में, यानी उधम सिंह की शहादत के 35 साल बाद, जिसे जुलाई 1975 में हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और ज्ञानी ज़ैल सिंह ने वसूल किया। फिर उसे जलियांवाला बाग लाया गया, जैसे इस बाग में मरने वालों से सिर्फ ये कहने आया हो कि तुम्हारा बदला लेकर आया हूँ। फिर वहाँ से उसके आबाई इलाके सनाम गांव ले जाया गया। हिंदुस्तान के इस बहादुर बेटे की आखिरी रसूमात तीनों कौमों पर एक फ़र्ज था, जो एक पंडित, एक मौलवी और एक सिख ग्रंथी ने पंजाब के वज़ीर आला ज्ञानी ज़ैल सिंह की क़यादत में मिलकर अदा की। और यूं ब्रिटिश इंडिया से बदला लेने वाला उधम सिंह अपनी धरती में दफना दिया गया।